हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी सर। लाइव पाठशाला में सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार जनरल साइंस की वीडियोस ला रहे हैं, चलिए हम पिछली बार की तरह फिर लाए हैं जनरल साइंस की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। ऐसा ताप जिस पर लौह चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा और अनुचुंबकीय हो जाता है, उसे बोलते हैं क्यूरी ताप। क्या बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। ये हमारा हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्क्रमण ताप कोई होता नहीं है। बायल ताप बायल ला होता है। केल्विन जो केल्विन में मेजर किया जाता है। केल्विन जो होता है वह केल्विन जो होता है टेम्परेचर मेजर किया जाता है, केल्विन बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं केल्विन। के होता है, समझ आ रहा है। बायल्स लॉ होता है। इसका मतलब लौ चुंबकीय समाप्त हो जाएगा और पदार्थ हो जाएगा अनुचुंबकीय, उसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां लिखा है क्या क्वेश्चन में, सफेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। अगर कोई सफेद बॉक्साइड है, सफेद बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है दोस्त? एल्युमिनियम का होता है। और आयरन ऑक्साइड FeO2 या FeO3 जो भी है, अगर शुद्ध करने की क्रिया की बात करते हैं, बेयर अकर्मक नहीं होगा, होता है सर्पिक प्रक्रिया। क्या होगी दोस्त? सर्पिक प्रक्रिया कही जाती है। अगर बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड की अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया सार्पिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। स्याही का दाग, जैसे अगर किसी बच्चे को पेन से लिखते वक्त स्याही का दाग लग गया है तो कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। तो स्याही का दाग धब्बा वगैरह कपड़े में लग जाता है तो हम लोग जैसे लगाते हैं क्या, जल्दी से बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल। क्या लगाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल ज्यादातर जैसे टमाटर हो गया, पालक हो गया, इन चीजों में पाया जाता है। पालक, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। एस्टिक एसिड इसका जो होता है यह सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसको कहीं कहीं विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्त? विनेगर में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जो होता है वह चींटियों की डंक में पाया जाता है। किसके? चींटियों के डंक में पाया जाता है। चींटियों के डंक में पाया जाता है। चींटियों के डंक में पाया जाता है। जैसे चींटी हो गए, गोजर हो गए, बिच्छू हो गया, अगर ये हमें काट लेते हैं या डंक मार लेते हैं तो फार्मिक एसिड निकालते। मैलिक एसिड पाया जाता है विभिन्न प्रकार के फलों में। विभिन्न प्रकार के किसमें? फलों में पाया जाता। इसका मतलब अगर टमाटर की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। इसका जो है किसी को स्याही से दाग लग गया, धब्बा लग गया, तो उसको हटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। एस्टिक एसिड सिरके में पाया जाता है जिसको विनेगर भी बोलते हैं। और फार्मिक अम्ल जो होता है वह चींटियों की डंक में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल जो होता है वह विभिन्न प्रकार के फलों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए जल्दी से बता दीजिए दोस्त, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए, है ना, इसमें SnO2 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। SnO2 एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल से भी क्रिया करे, जो अम्ल से भी क्रिया कर ले
अम्ल से और किससे, और क्षार से भी क्रिया करे, क्षार से भी क्या करे, क्रिया करे। कैसे क्षार से, स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी और या स्ट्रॉन्ग क्षार से भी क्रिया करे, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी क्रिया करे और स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करे, तो उसके बोलते हैं क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। SnO2 हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होता। कैल्शियम ऑक्साइड CO नहीं होता, सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ये सारे, ये गैस है। ये कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना है। ये CO2 सबको पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा सिलिकॉन ऑक्साइड ही होता है, इसका उभयधर्मी ऑक्साइड SnO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती, ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब दोस्तों, ध्वनि की चाल अगर पहले जितनी है, दाब चाहे कम कर दें चाहे ज्यादा कर दें, तो ध्वनि की चाल जो होती है हमेशा उतनी की उतनी रहेगी। तो ध्वनि की चाल कितना है, अगर नॉर्मल की बात करते हैं, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड ही रहें। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस जानो ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती। तो ध्वनि जितना चाल पहले थी 332 मीटर पर सेकंड, अभी भी उतनी ही रहेगी, दाब चाहे बढ़ा दें चाहे कम कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या कह रहा है, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। चलिए ठीक है, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर के निकट होती हैं, नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। सबसे अच्छा अगर इसमें पूछा है, इनके लिए सही उत्तर पूछा है। क्या पूछा है, सही उत्तर पूछा है। सही उत्तर बताइए। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, पहले चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखो। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या होती है दोस्त, ये एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती, कभी नहीं काटेंगी। उसके बाद कहें समांतर होती हैं। क्या होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती और ये समांतर होती है। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी, जैसे हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अगर मैं बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ऐसे जाके मिलेगी, इधर से गई इधर जाएगी, इधर से गई इधर जाएगी। और यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे निकलती है ना, ऐसे आपका इधर ऐसे जो भी है, इधर ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। अगर मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं अगर आप देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी। और जहां पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, जहां पास पास होंगी बहुत ज्यादा सघन होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास क्या होंगी, बहुत ही ज्यादा सघन होंगी। समझ आ रही दोस्तों। इसका मैग्नेटिक फील्ड जहां पास पास होंगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पास पास होंगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां दूर दूर होंगी वहां कम हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर निकट होती नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर ये एक दूसरे को काट देती हैं तो ये दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काटेंगी
ये दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, इसलिए ये असंभव है। ये क्या है? असंभव। ये जान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समांतर होती है, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेटिक लाइंस जो फील्ड लाइन है दूर दूर हो जाएंगी, इसका मतलब ये निकलता है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम। चलिए दोस्तों, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? किस लेंस के लिए, किस कलर के लिए फोकस दूरी अधिकतम होगी? किसके लिए दोस्त? फोकस दूरी अधिकतम लाल रंग के लिए होती है। किसके लिए होती है? जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। जिसकी क्या होगी? लाल रंग की क्या होगी? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ज्यादा होती है। समझ आ रही है दोस्तों? सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करें, बैगनी की होती है। सबसे कम क्या? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो होता है ये किसके लिए होता है? बैगनी के लिए। समझ आ रहा है? अगर बैगनी फील्ड, इसका मतलब होता है डेविएशन एंगल इसका ज्यादा होता है। इसका डेविएशन एंगल, डेविएशन ज्यादा होता है। डेविएशन क्या होगा? विक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको? विक्षेपण। विक्षेपण इसका ज्यादा होगा। इसका विक्षेपण क्या होगा? कम होगा। इसका विक्षेपण क्या होगा? कम होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, डेविएशन कम। जिसका डेविएशन ज्यादा, तरंग दैर्घ्य कम। इस चीज से जानो, तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं? लैम्डा से। तो बैगनी रंग की जो होती है कलर, बैगनी कलर का जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, लेकिन डेविएशन एंगल बहुत ज्यादा होता है। अगर कहे लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और विक्षेपण एंगल कम होता है। इसीलिए दोस्तों, जो हमारी गाड़ी होती है, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर होती है, इंडिकेटर के रूप में लाल कलर लगाया जाता है, और जिससे लाल कलर के तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वह दूर तक दिखाई देती है, इसीलिए लगाया जाता है। समझ आ रही चीजें? कहीं लाल, जैसे आपका बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें देखो लाल कलर का लगा होता है इंडिकेटर, इसलिए लगाया जाता है कि दूर से आप देखो कि उसके अंदर करंट है या नहीं, लाइट आई है या नहीं आई। अगर हरे रंग का लगा दिया जाए, पीले रंग का लगा जाए, ये दूर से देखने पे दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? ठीक है, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए, फाइकस में पराग कण होता है। बताइए, फाइकस में पराग कण किसके द्वारा होता है? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन को। फाइकस में पराग कण किसके द्वारा होता है? जल्दी से बता दे दोस्त, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्त। जल्दी से बता दीजिए दोस्त, किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइए। फाइकस का मतलब होता है गूलर। गूलर सबको पता है। फाइकस में पराग कण किसके द्वारा होता है? तो पराग कण किसके द्वारा होगा? कीटों द्वारा। किसके द्वारा होता है? परागण। क्या? परागण, निषेचन जिसे बोलते हैं, स्वपरागण, पर परागण। फाइकस में परागण किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होता है। वायु द्वारा, जब एक सीड्स जो होता है हवा के द्वारा दूसरी जगह चला जाता है वहां पे जल द्वारा नहीं होता, चिड़ियों द्वारा नहीं होता, तो फाइकस में किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? कह रहे मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? दांत नहीं, कर्णपल्लव नहीं। कर्णपल्लव की क्या होती है दोस्त? पेशियां। क्या होंगी दोस्त? कर्णपल्लव की क्या? पेशियां। कर्णपल्लव की पेशियां मनुष्य का क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। कर्णपल्लव की पेशियां मनुष्य का क्या होगा दोस्त? अवशेषी अंग होता है। क्या होगा दोस्त?
अवशेषी अंग होता है, और नहीं होगा। कर्ण पल्लव की पेशियां ही मनुष्य का अवशेषी अंग होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन के लिए सहायक होता है? अच्छा, सहायक नहीं होता है, बताइए स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन के लिए सहायक? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्त, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। है ना, लैरिंग्स। क्या होता है? लैरिंग्स श्वसन अंग में सहायक नहीं होता। पसलियां हो सकती हैं, उदर पेशियां हो सकती हैं, डायाफ्राम हो सकता है। लैरिंग्स जो होता है, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, वो सहायक नहीं। लैरिंग्स जो होता है, वॉइस बॉक्स, वो स्तनधारियों में श्वसन अंग के लिए सहायक नहीं होता है। उदर की पेशियां, पेट की पेशियां होंगी, डायाफ्राम फेफड़े से रिलेटेड है, समझ आ रहा होगा। पसलियां भी हमारी जो है श्वसन अंग के लिए सहायक होती है, लेकिन लैरिंग्स नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्तंभन के लिए प्राप्त होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन लाल रक्त कणिका से? बिल्कुल नहीं, है ना। आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड पार्टिकल्स, ये रेड ब्लड होता है, इसको रेड ब्लड पार्टिकल्स बोलते हैं, ये नहीं होता। प्लेटलेट्स होता है। क्या होगा दोस्त? प्लेटलेट्स होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्कंदन के लिए होता है? रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, रक्त को जमाने का काम करता है, रक्त को जो है क्लॉटिंग बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। मोनोसाइट नहीं होता, लिम्फोसाइट नहीं होता, मोनोसाइट भी नहीं होता और लिम्फोसाइट भी नहीं होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है दोस्त? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स के लिए ही, प्लेटलेट से रक्त स्तंभन के लिए प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटी अमीबा हिस्टोलिका से प्राप्त होने वाले रोग का नाम बताइए। जल्दी से बता दीजिए, एंटी अमीबा हिस्टोलिका से प्राप्त होने वाले रोग का नाम बताइए। अगर बात करा जाए, एंटी अमीबा हिस्टोलिका पेचिस होता है। क्या होता है दोस्त? पेचिस होता है, पेचिस होता है। क्या होता है? पेचिस। पेचिस से क्या होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका वाले रोग से प्राप्त किया होता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चलिए चलिए, मलेरिया, अगर मलेरिया पूछे तो प्लाज्मोडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम द्वारा प्राप्त होता है, रोग होता है प्लाज्मोडियम से होता है। पेचिस अगर कहा जाए तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका से प्राप्त होने वाला रोग है। टाइफाइड बोला जाए तो साल्मोनेला। क्या बोलेंगे? साल्मोनेला। साल्मोनेला से टाइफाइड प्राप्त होता है, मतलब रोग होता है। पीलिया ये वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीजें समझ आ रही हैं? इतनी चीजें समझ आ रही हैं? इतनी चीजें समझ आ रही है आपको? चलिए, इसका मतलब मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग है, साल्मोनेला से हमारा टाइफाइड होता है, पीलिया क्या है? वायरस जनित रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहे जाते हैं? ये तो हार्मोन होता है, ये नहीं होगा, हार्मोन है ना। एंजाइम वगैरह भी नहीं होते, पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं? बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? पैथोजन बोलेंगे। जो बीमारी फैलाने वाले रोग होते हैं उसको बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन। चलिए आगे क्या बोलेंगे? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सोडियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवशेष प्राप्त होता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताएं, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, अगर सोडियम सल्फेट Na2SO4
बेरियम क्लोराइड BaCl2। अगर जलीय विलयन में एक परख नली में मिलाया जाता है तो यह हो जाता है व्हाइट कलर का। क्या होता है? व्हाइट हो जाता है, सफेद कलर का हो जाता है। क्या हो जाएगा? सफेद कलर का हो जाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को मिलाया जाए तो इसका जो परख नली में मिलाने के बाद कलर कैसा होगा? सफेद हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अपक्रियाशील है? सबसे कम अपक्रियाशील, सबसे कम अपक्रियाशील। तो सबसे कम अपक्रियाशील हमारा अगर अपक्रियशीलता का क्रम बताए, अभिक्रियाशीलता का अगर क्रम बताएं तो हमारा क्या होगा दोस्त? अपक्रियाशीलता का क्रम हमारा होता है जैसे पहले पोटेशियम, मैग्नीशियम ना, सोडियम, हाँ पोटेशियम, मैग्नीशियम है ना, और सोडियम, एल्यूमिनियम, ऐसा क्रम होता है। कैल्शियम, इसको पहले लिख देते हैं, कैल्शियम भी होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से क्रम बढ़ता नीचे की तरफ चला जाता। सबसे नीचे जो आता है आते आते क्या आता है? गोल्ड। क्या आता है दोस्त? गोल्ड आ जाता है सबसे नीचे। सबसे नीचे हमारा क्या आता है? गोल्ड आता है। तो गोल्ड सबसे ज्यादा क्या है? अपक्रियशीलता सबसे नीचे होती है। तो सबसे कम किसका अपक्रियशील? गोल्ड का। क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड के ऊपर हमारा सिल्वर आता है। क्या आता है? सिल्वर आता है। तो सबसे कम अपक्रियशील आयरन होता है, कॉपर होता है, सिल्वर थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे कम की बात करें तो गोल्ड होता है। क्या होता है दोस्त? गोल्ड हमारा सबसे कम अपक्रियशीलता का क्रम है। चलिए, कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त किया जाता? कोयले के भंजक आसवन से पेट्रोल नहीं प्राप्त होता। कोल गैस प्राप्त कर सकते हो, अमोनिया में द्रव प्राप्त कर सकते हो, और कोल तार भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन है और लिखा है पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने के लिए पौधों में एधा का मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? कार्बन का वह स्थायी अपरूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, क्या है? C60। क्या है दोस्त? C60। इसको बोलते हैं बक मिस्टर फुलरीन। इसको बोलते हैं बक मिस्टर फुलरीन। C60 अभी तक हाल ही में कार्बन का अपर रूप खोजा गया। कार्बन के कितने अपर रूप? जैसे हीरा हो गया, जिसे डायमंड बोलते हैं, और हमारा ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? C60। क्या? C60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से सहजीवी पौधे हैं, बताइए, बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन होगा। क्या होगा दोस्त? लाइकेन होगा। चलिए, शैवालों और कवकों के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे लाइकेन कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ कारणों से लाइट नहीं है तो हम सेशन को इसी पे कंप्लीट करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिया। चलिए, कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में करें। हम फिर नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तो आज के सेशन इसी पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।